सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए हथियार हस्तांतरण प्रतिबंध पर और देखेंगे कि आखिर खाड़ी सहयोग संगठन अर्थात गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्यों इन प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है। साथ ही साथ अमेरिका की भूमिका इसमें क्या है, चीन एवं रूस जैसे देश इन प्रतिबंधों पर क्या निर्णय ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों को काफ़ी डायनेमिक तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यह जो टॉपिक है यह आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक्स पर बात करते हैं। आप थोड़ा ईरान की लोकेशन देख लीजिए। ईरान की जो लोकेशन है यही टॉपिक की क्या है, जान है। अब देखिए ईरान के बाद थोड़ा सा यहीं पर पास में देखेंगे आपको गल्फ ऑफ पर्सिया लिखा दिखाई देगा और उसके थोड़ा सा अगर दक्षिण और पश्चिम में देखेंगे तो सऊदी अरबिया लिखा दिखाई देगा, यूएई लिखा दिखाई देगा, ओमान लिखा दिखाई देगा। मैंने आपसे एक शब्द यूज किया कि ईरान पर क्या किया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हथियारों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसको आगे बढ़ाने की मांग कौन कर रहा है, खाड़ी सहयोग संगठन। तो देखिए एक इमेज थोड़ा सा खाड़ी सहयोग संगठन का देख लीजिए। अब देखिए गल्फ ऑफ पर्सिया के अगर आप दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो यह जो आपको ग्रीन कलर के जो देश हैं इन्हीं को बोलते हैं, इनके संगठन को बोलते हैं खाड़ी सहयोग संगठन अर्थात गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और इसमें देश कौन से हैं, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है। और यही देश कह रहे हैं कि ईरान पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं इन सभी चीज़ों पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन लोकेशन से परिचित कराना इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि आप तनाव को समझ सकें। आइए इसके मिनट से मैं आपको परिचित कराता हूँ। ईरान एशिया के दक्षिण पश्चिम स्थित एक प्रमुख देश है, जैसा कि मैंने आपको लोकेशन में दिखाया। इसे 1935 तक फारस के नाम से जाना जाता था। यहाँ की जो राजधानी है वह तेहरान है और फारसी यहाँ की मुख्य भाषा है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है तेल और प्राकृतिक गैस का निर्यात। अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस का निर्यात अगर यह देश नहीं करेगा तो इसकी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब हुआ क्या था कि यह जो हथियार प्रतिबंध है इसका बैकग्राउंड आज से ना देखकर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे ताकि पूरे हम इस क्रोनोलॉजी को समझ सकें। अगर हम देखें तो पूरे विश्व में 1950 का दशक है, शब्द मैंने यूज किया दशक, तो 1950 का तो दशक है, इसमें परमाणु हथियारों के साथ साथ परमाणु ऊर्जा के निर्माण की भी एक होड़ मची थी। सबको संभावनाएं दिख रही थी। इसी के कारण नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्वक प्रयोग अर्थात जो है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के प्रयोग के महत्व को समझते हुए ईरान ने भी 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका, जी आपने बिल्कुल सही सुना, संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से शांति के लिए परमाणु कार्यक्रम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम, को इन्होंने प्रारंभ किया। कब किया, 1950 के दशक में। इस परमाणु कार्यक्रम में न सिर्फ अमेरिका सहयोग कर रहा था ईरान का, बल्कि पश्चिमी यूरोपीय देश भी सहयोग कर रहे थे।
इस परमाणु कार्यक्रम में जो यहाँ के शासक थे मोहम्मद रजा पहलवी, इनको आगे हम पहलवी के नाम से संबोधित करेंगे, इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये आधुनिकीकरण के समर्थक थे, पश्चिमीकरण के समर्थक थे और इसी कारण हुआ यह था कि 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए, ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या किया था कि ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटाकर शाह पहलवी अर्थात मोहम्मद रजा शाह पहलवी को क्या कर दिया था, सत्ता पर बैठा दिया था। और इसके कारण यहाँ से यह जो शाह पहलवी जो है पश्चिमी देशों के क्या हो गए, घनिष्ठ हो गए, उनके साथ इनके रिश्ते काफ़ी मजबूत थे। और इसी के कारण ये क्या कर रहे थे कि जो पश्चिम के देश हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, उनके साथ यह नज़दीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। अब हुआ क्या कि जो अमेरिका है, पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, इन्होंने कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए, तेलों का जो है उत्पादन प्रारंभ हुआ, अन्य सभी गतिविधियों की वजह से यहाँ पर समृद्धता जो बढ़ी। लेकिन जो समृद्धि बढ़ी, वहाँ पर समृद्धि का जो संकेंद्रण था वह शहरों में था, गाँवों में नहीं पहुँच पाया, अर्थात असमानता थी। जहाँ पर जिन शहरी क्षेत्रों में क्या हो रहा था, तेल का, गैस का उत्पादन ज़्यादा हो रहा था, वहाँ पर तो क्या हो रहा था, प्रॉस्पेरिटी अर्थात समृद्धि बढ़ रही थी। लेकिन गाँवों में क्या हो रहा था कि वहाँ पर गरीबी बढ़ रही थी। इस तरह से क्या देख रहे हैं हम लोग, असमानता बढ़ती चली जा रही थी। जब असमानता बढ़ती है तो क्या होता है, असंतोष भी बढ़ता है। हाँ, ये दूसरी बात है कि भारत जैसे देश में असमानता होते हुए भी असंतोष नहीं दिखाई देगा, इसीलिए भारत को बिल्कुल अलग देश के रूप में देखा जाता है। खैर, यहाँ पर क्या हुआ, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, विदेशी हस्तक्षेप, चूंकि देखिए आधुनिकीकरण हो रहा है, पश्चिमीकरण हो रहा है, विदेशी शक्तियाँ अपना प्रभाव दिखा रही, तो इसको वहाँ के कुछ लोगों ने विदेशी हस्तक्षेप के रूप में लिया। धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के कारण, और असमानता जैसे कि मैंने बताया कि बढ़ी रही थी। इन सभी कारणों से क्या हो रहा था कि जनता का एक वर्ग जो है शाह पहलवी से दूर हो रहा था और धार्मिक तौर पर कट्टर विचारों के समर्थक रूहुल्लाह खामनेई के करीब जा रहा था। अर्थात यहाँ पर जो परिस्थितियां 1950 के दशक के बाद बननी चालू हुई, उसमें असंतोष बढ़ रहा था। असंतोष इस वजह से कि कई बार उनको लगा कि यह पश्चिमीकरण किया जा रहा है, आधुनिकीकरण के नाम पर उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन किया जा रहा है। और इसी में अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं, इससे हमें निपटना है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है हमारे, तो इससे क्या होगा, लोग तो कहीं ना कहीं खिंचेंगे ही। और इसी में नाम आता है रूहुल्लाह खामनेई, इनके लोग करीब होने लगे। 1979 में आपको पता है कि ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है और इस इस्लामिक क्रांति में अभूतपूर्व प्रदर्शन होते हैं, हिंसक झड़पें होती हैं। और इस दौरान ये भी घटना होती है कि जो अमेरिकी दूतावास है इसको घेर लिया जाता है, क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहाँ पर ज़्यादा महसूस किया जा रहा था। और आप जानकर आश्चर्य होंगे कि यहाँ पर 52 अमेरिकियों को लगभग 440 दिन से अधिक, जी आपने सही सुना, 440 दिन से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा गया था। अब देखिए इससे क्या होगा कि अमेरिका और जो है कि ईरान के रिश्ते क्या हो जाएंगे, तनावपूर्ण हो जाएंगे। तो हुआ क्या, इस क्रांति ने जो है कि ईरान को बिल्कुल बदल के रख दिया। इस क्रांति के बाद क्या हुआ, जो सत्ता की जो बागडोर आई वह रूहुल्लाह खामनेई के पास आई। और इसके बाद कहा जाता है कि रूढ़िवादिता बढ़ने लगी, और रूढ़िवादिता बढ़ने के साथ ही साथ जो सत्ता के शीर्ष पद थे, जो जितने भी शीर्ष पद थे, उस पर क्या हुआ, जो धार्मिक मौलाना थे, जो धार्मिक नेता थे, उनकी उपस्थिति बढ़ती गई। और इसी में एक नाम आता है रूहुल्लाह खामनेई, और इनको क्या हुआ, शीर्ष जो पद था वह इनको प्राप्त हुआ। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे अभी तक के जो हमारे प्रयास थे, जो विदेशी हस्तक्षेप थे, उनको हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। खैर, यहाँ से क्या होता है कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते कुछ समय के लिए, कुछ क्या बहुत समय के लिए समाप्त हो जाते हैं। और ना ही सिर्फ अमेरिका और ईरान के रिश्ते समाप्त होते हैं, बल्कि जो यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय देश मदद कर रहे थे वो भी क्या करते हैं, दूरी बढ़ाने लगते हैं। कुछ समय बाद जो है कि ईरान को लगता है कि जो हमने परमाणु कार्यक्रम प्रारंभ किया था 1950 के दशक में, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का सहयोग मिल रहा था,
अब उसमें जो ठहराव आया है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके सामने भी कई प्रकार की चुनौतियां थीं। जितने पड़ोसी देश थे सब में कुछ ना कुछ तनाव होते ही हैं, तो इन्हीं को देखते ही उन्होंने आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। इनका जो परमाणु कार्यक्रम था वह चल रहा था, और यह इसका यूज जो विश्व को बता रहे थे वो यही बता रहे थे कि इसका यूज हम ऊर्जा उत्पादन के लिए कर रहे हैं, जैसा कि हर देश करता है, इसलिए किसी देश को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वर्ष 2002 में एक सूचना आती है कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है या नाभिकीय जो परमाणु कार्यक्रम है उससे सूचना सामने आती है कि ईरान जो है कि क्या कर रहा है, वह नाभिकीय हथियारों को तेजी से इकट्ठा कर रहा है, जबकि क्या है वह एनपीटी अर्थात नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर करता है। तो परमाणु अप्रसार संधि यह कहती है कि जब आपने इस पे सिग्नेचर किया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप परमाणु हथियारों को इकट्ठा नहीं करेंगे। और क्या कर रहा था, ईरान कर रहा था, ऐसा देशों का कहना है। ठीक है, उसके बाद ये भी ये कहता है, एनपीटी का जो ट्रीटी कहता है कि जो भी आपके परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम होंगे आप उनको क्या करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हैं उनके निरीक्षण में आप लाएंगे, ताकि वो बार बार चेक करते रहें कि ऐसा तो नहीं है कि आप परमाणु ऊर्जा बनाने के ही साथ साथ आप परमाणु बम और परमाणु हथियार भी बना रहे हैं, क्योंकि दोनों की तकनीकी में काफ़ी ज़्यादा समानता होती है। तो अब जब वर्ष 2002 में यह बात आई तो इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका सहित सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों को इससे ईरान से क्या हुआ, एक प्रकार का खतरा महसूस होने लगा। इसके बाद क्या हुआ, वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। तो वर्ष 2006 से ही क्या होता है, यह प्रतिबंध की एक कार्यवाही प्रारंभ होती है, और इसके लिए जो है कि क्या किया जाता है, एक संकल्प लाया जाता है। और ये जो संकल्प है यह है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात यूएनएससी का संकल्प संख्या 1947 1947 है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं, संकल्प संख्या का मतलब जो प्रस्ताव वहां पर लाए जाते हैं। यह लाया गया था 24 मार्च को, और जो है कि 2007 को, यहाँ पर 2017 टाइप हो गया गलती से, तो 24 मार्च 2007 को एक संकल्प लाया गया, और इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को यह कहा गया कि ईरान के साथ सभी प्रकार के हथियारों के हस्तांतरण को पर वह प्रतिबंध लगाया जाता है। अर्थात ना तो वह हथियारों का आयात कर सकते हैं ना निर्यात कर सकते हैं। और ये कब कहा जा रहा है, 24 मार्च 2007 को। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान के विषय में सूचना सामने आई कि हो सकता है वो परमाणु हथियार बना रहा, और इसके लिए संकल्प संख्या कौन सा याद रखना है, यूएनएससी का संकल्प संख्या 1947। खैर इसी के बाद क्या हुआ, इस संकल्प के द्वारा तो चीज़ें की ही गई, और सदस्य देशों से कहा गया कि आप हथियारों के हस्तांतरण से बचिए, अर्थात इस पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने अलग से भी कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आर्थिक प्रतिबंध इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार ही क्या है, वह है आखिर ये तेल नहीं बेचेंगे, प्राकृतिक गैस नहीं बेचेंगे तो इनको आय कहाँ से प्राप्त होगी। इस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दी। अब जिसका मेन सोर्स इकोनॉमी का वही चीजें हों, उन्हीं पर प्रतिबंध लग जाए तो इससे क्या होगा, दिक्कतें होते बढ़ेंगे। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान का जो व्यापार है काफी प्रभावित हुआ, और ईरान की आर्थिक जो स्थिति है वह क्या होगी, और खराब होने लगी। समय थोड़ा सा आगे बढ़ा, यूएनएससी का संकल्प संख्या फिर एक लाया गया 9 जून 2010 को, और यह संकल्प कहता है कि ईरान को युद्ध के लिए हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अर्थात समय ये तनावपूर्ण हो गया था, कई बार ऐसा लग रहा था कि इन आर्थिक प्रतिबंधों से जिस तरह से ईरान टूट रहा है, परेशान हो रहा है, हो सकता है वह परमाणु हमला कर दे, हथियारों के साथ युद्ध कर दे। इसलिए कहा गया कि जो है कि हथियारों की आपूर्ति पर किसी तरह से का प्रयास नहीं किया जाएगा, इन हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उसके बाद जो है कि ईरान की तरफ से कई प्रकार के आश्वासन दिए गए, और उसने कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समझ रहा है। और साथ ही साथ जो अमेरिका है, अन्य देश हैं, उन्होंने जो है कि ईरान के अप्रोच को समझा, और इसको देखते हुए जुलाई 2015 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य अर्थात
अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी तथा यूरोपीय यूनियन ने ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया और कुछ समीक्षक इसको P5+1 के नाम से जानते हैं। तो P5+1 का मतलब क्या है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य +1 मतलब यहाँ पर जर्मनी है, ना कि यूरोपीय यूनियन। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और जर्मनी ने मिलकर यहाँ पर जो है कि ईरान के साथ एक समझौता किया और यह परमाणु समझौता था। आधिकारिक तौर पर इस समझौते को हम JCPOA के नाम से जानते हैं, अर्थात ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, अर्थात साझा व्यापक कार्य योजना के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें यह कहा गया कि ईरान जो है कि क्या करेगा, अपने यूरेनियम संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करेगा, अर्थात जो संवर्धित यूरेनियम का भंडार उसने इकट्ठा कर लिया है उसको कम करेगा और साथ ही साथ अपने परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लाने से ये होगा कि जब भी वह क्या करेगा, बम बनाने का या कुछ हथियार बनाने का प्रयास करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करके यह पता कर सकती हैं कि क्या ऐसा कोई गतिविधि तो नहीं हो रही। तो इसको ये कहा गया। इसके साथ साथ इस समझौते में ये भी कहा गया कि ईरान जो है कि हथियार खरीदने पर ईरान पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है और मिसाइल तथा उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी खरीदने पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया जाता है। और यह कहा जा रहा है कि वर्ष 2015 का ये समय है, ये कह रहे हैं कि देखिए आपने जो संवर्धित यूरेनियम का भंडार इकट्ठा कर लिया उसको कम करिए, आप अपने परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लाइए जैसे सभी देश लाते हैं, और साथ ही साथ आप कोई हथियार 5 साल तक नहीं खरीदेंगे और मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हथियार तो आप 8 साल नहीं खरीदेंगे। इसके लिए एक UNSC का संकल्प लाया जाता है कि ताकि इसको विधिक स्वरूप दिया जा सके। वह UNSC का संकल्प है 2231 अर्थात 2231 और यह लाया गया 17 जुलाई 2015 को। यह प्रस्ताव यह कहता है कि 18 अक्टूबर 2020 तक ईरान को हथियारों के हस्तांतरण पर रोक लगाता है और साथ ही साथ इसमें क्या कहा गया था, मैंने आपको क्या बताया कि जो परमाणु हथियार या मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित जो हस्तांतरण है उस पर 8 साल की रोक लगाई गई थी, अर्थात 18 अक्टूबर 2023 तक की रोक लगाई गई थी। तो ये कब लाया गया, जबकि यह समझौता हो रहा है वियना में, उसके बाद ये क्या किया जा रहा है, संकल्प लाया जा रहा है UNSC का संकल्प 2231 और यह 17 जुलाई 2015 को लाया जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि 18 अक्टूबर 2020 तक हथियारों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया जाता है ईरान पर, और जो है कि मिसाइल और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर 18 अक्टूबर 2023 तक प्रतिबंध लगाया जाता है। फिर प्रश्न आएगा कि आखिर ईरान को क्या मिला, फिर ईरान क्या हुआ इन सभी समझौतों पर, शर्तों पर इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उसको छूट मिली कि वह तेल और गैस का अपना कारोबार कर सकता है, वित्तीय लेन देन कर सकता है, उड्डयन और जहाजरानी उद्योग पर लगे सभी प्रतिबंधों को शिथिल कर दिया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था वह जो है कि क्या हो गया, बच गया। और ईरान ने सोचा कि क्यों ना अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ईरान का कहना है, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हमने क्या किया, स्वीकार कर लिया, अर्थात ईरान ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। अब देखिए समय कब है, 2015 का। उसके बाद पता है आपको वर्ष 2016 में क्या होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने चुनावी भाषणों में इस समझौते की आलोचना करते थे, खूब करते थे। ट्रंप का मानना था कि ईरान जो है कि चोरी छिपे नाप के हथियार बना रहा है और यह जो समझौता किया गया है बहुत उदार है और तबाही पैदा करने वाला समझौता है। तो उनका मानना था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा मैं क्या करूंगा, इस समझौते से अमेरिका को बाहर करूंगा। ये भी कहते थे कि ये जो समझौता किया गया इसमें इजराइल और सऊदी अरब की आपत्ति को ध्यान में नहीं रखा गया। अब देखिए सऊदी अरब और इजराइल का एंगल यहीं से आपको चालू होता दिखाई देगा। इन सभी कारणों को आधार बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए वर्ष 2018 में उन्होंने इस फैसले से अमेरिका को क्या कर लिया, बाहर कर लिया। कौन सा फैसला, जो P5+1 का हमने बताया था, जिसमें क्या हुआ था, ईरान को कुछ छूट दी गई थी और कुछ प्रतिबंध उन पर लगा दिए गए थे, जैसे कि हथियारों के प्रतिबंध पर, मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रतिबंध पर। अब जब क्या हुआ, इस पर जो अपने आप को अमेरिका ने बाहर कर लिया
तो इसके बाद अमेरिका ने कई प्रकार के प्रतिबंध फिर से ईरान पर लगा दिए। उसका प्रभाव आपने देखा, ये भारत पर भी बड़ा। भारत जो है कि तेल मंगाने से बचने लगा, नहीं मंगाता है, और फिर से क्या हो गया, ईरान की जो स्थिति है प्रभावित होने लगी। और जब यह जो अमेरिका क्या हुआ इस फैसले से बाहर आया, तो इसमें एक अजीब कंडीशन क्रिएट हुई, और वह हुई यूरोपीय देशों के संदर्भ में। चूंकि यूरोपीय देश चूंकि P5+1 में क्या थे, वो शामिल थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ जो अमेरिका दे रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि क्या है, अमेरिका उनका मित्र देश है, उसको क्या कर सकते हैं, दूर तो नहीं कर सकते हैं, ना ही नाराज कर सकते हैं। तो वो भी क्या है, कुछ उस पर वो बोले नहीं, लेकिन उनकी सहमति इस तरह से नहीं थी। अब देखिए हाल में क्या हुआ है, खाड़ी सहयोग परिषद अर्थात GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र लिखकर ईरान पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा हथियार हस्तांतरण प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। कौन से संकल्प संख्या, जो मैंने आपको बताया कि UNSC का संकल्प संख्या क्या था, 2231, जो 17 जुलाई 2015 को लाया था, जिसमें क्या कहा गया था कि 5 वर्ष के लिए किस पर लगाया जाता है, सामान्य प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और इसकी अवधि कब तक थी, 18 अक्टूबर 2020 तक। और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो तकनीकी पर जो हस्तांतरण प्रतिबंध था वह कब तक है, 18 अक्टूबर 2023 तक। तो अभी यह क्या होने वाला आपको पता है कि कुछ समय बाद क्या होगा 18 अक्टूबर आ जाएगा। तो इसी संदर्भ में इन्होंने कहा, खाड़ी सहयोग परिषद ने कहा कि सुरक्षा परिषद ने जो प्रतिबंध लगाए थे उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यदि यह नहीं किया गया तो इससे काफ़ी दिक्कत हो सकती। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन पहले से ही इन प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, अपने समर्थक देशों को और साथ ही साथ सुरक्षा परिषद के सदस्यों को मनाने की कोशिश कर रहा है। अब खाड़ी सहयोग परिषद में जो है कि सबसे डोमिनेंट जो नेचर है या जिसकी चलती है वो सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब का नेतृत्व वाला एक गठबंधन पहले से ही यमन के हाउती विद्रोहियों से लड़ रहा है और उनसे संघर्ष कर रहा है। तो अब देखिए जो पूरा अब सऊदी अरब जो कह रहा है उसका मतलब क्या है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कह रहा है। तो इन्होंने कहा कि सऊदी अरब और गल्फ कोऑपरेशन के कुछ देश पहले से ही क्या कर रहे हैं, हाउथी विद्रोहियों से लड़ रहे हैं। और इनका मानना है कि हाउथी विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति ईरान द्वारा की जाती है। यदि ईरान पर हथियारों के हस्तांतरण का प्रतिबंध हटा लिया गया तो ईरान क्या करेगा, इन विद्रोहियों को बड़ी मात्रा में क्या करेगा, हथियार देगा। और इससे क्या होगा, जो हाउथी विद्रोही हैं उनके क्या वह मजबूत होंगे और सऊदी अरब तथा उसके जो खाड़ी सहयोग परिषद के अन्य देश हैं उनके लिए चुनौतियां को हो जाएंगी, बढ़ जाएंगे। इसलिए खाड़ी सहयोग परिषद इसको अपने रूप में, अपने लिए एक चुनौती के रूप में मानता है और ये चाहता है कि उस पर जो अर्थात ईरान पर प्रतिबंध आगे बढ़े। यदि आगे नहीं बढ़ेगा तो ईरान हथियारों का हस्तांतरण ज़्यादा करेगा और हमारे लिए हाउथी विद्रोहियों के साथ साथ अन्य प्रकार के जो अलगाववादी गुट हैं, जो समूह हैं, जो मिलिशिया हैं, उनको कंट्रोल करना कठिन हो जाएगा। इसी के साथ जो है कि खाड़ी सहयोग संगठन देशों ने ईरान पर लेबनान और सीरिया में हिजबुल्ला, इराक में शिया मिलिशिया और बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के आतंकवादी समूहों को हथियार प्रदान करने का भी आरोप लगाया। अर्थात पहले तो इन्होंने कहा कि जो हाउथी विद्रोह से हम लड़ रहे हैं उनको हथियार ही ज़्यादा देगा। दूसरा ही कह रहे हैं कि ईरान क्या करता है, लेबनान और सीरिया में जो हिजबुल्ला संगठन है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों में से माना जाता है, उसको हथियार देता है। ये कह रहे हैं इराक में जो शिया मिलिशिया हैं, मिलिशिया का मतलब होता है कि जो कोई ग्रुप, जो संगठन क्या करता है, हथियार उठा लेता है और वह एक पैरेलल जो है कि सेना के रूप में काम करता है, उसको मिलिशिया कहते हैं। तो इराक में जो शिया मिलिशिया है उनको ईरान क्या कर रहा है, हथियार दे रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब में जो आतंकवादी समूह हैं उनको भी हथियार कौन देता है, ईरान देता है। इसलिए ईरान के पास हथियारों का हस्तांतरण पर जितनी रोक रहे उतनी ही ज़्यादा ठीक है। ये कौन कह रहा है, आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। उन्होंने यूनेस्को को लिखे अपने पत्र में कहा है कि यूक्रेन के कुछ समय पहले यूक्रेन की यात्री विमान को किसने मार गिराया था, ईरान का वो जिक्र करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा अभी देखिए कुछ समय पहले ही एक नौसैनिक अभ्यास के दौरान 19 नाविकों को मिसाइल मारकर गिरा दिया था ईरान ने। और साथ ही साथ ये कहा है कि सऊदी अरब के तेल उद्योग पर हमला भी वह करता है। तो इसका मतलब यह है कि वह ऐसा दिखाना चाहते हैं जो कि खाड़ी
खाड़ी सहयोग संगठन के देश कि ईरान क्या कर रहा है कि हथियारों का बहुत ही मिसयूज कर रहा है, और अगर उसके पास हथियार ज़्यादा होंगे तो मिसयूज क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो ईरान पर जो है कि प्रतिबंध बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, अब यह जो इन्होंने पत्र लिखा है इस पर क्या होगा, बैठक होगी, क्योंकि जो अवधि हो रही है ख़त्म हो रही है, और ये कब हो रही है, 18 अक्टूबर 2020 को यह अवधि समाप्त हो रही है। उससे पहले कोई डिसीजन लेना होगा, लेकिन इससे पहले सुरक्षा परिषद के जितने भी स्थायी सदस्य हैं सबकी सहमति क्या होगी, अनिवार्य होगी। लेकिन इस समय एक जो प्रक्रिया है काफ़ी कठिन है। इसलिए कठिन है, आपको पता है कि अमेरिका के साथ रूस और चीन के संबंध इस समय काफ़ी तनावपूर्ण हैं, और वो इतने तनावपूर्ण हैं कि कोई भी जो है कि क्या कर सकता है, एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए क्या कर सकता है, अपना वीटो पावर यूज कर सकता है। एक चीज़ और हमें समझना है कि ईरान के साथ इस समय रूस और चीन आ भी सकते हैं। कारण यह है कि रूस और चीन क्या है, ईरान के सबसे बड़े प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता देश हैं। तो इनको क्या होगा, इनको लगेगा कि हम हथियारों की सप्लाई करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अमेरिका के साथ इनके तनाव है उसको भी ये बनाए रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये यूएनएससी में क्या होता है, रूस और चीन जो है कि इस पर वीटो का यूज कर देते हैं, तो यह जो हथियारों के हस्तांतरण पर जो प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही थी, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यूरोप के कई देश भी ईरान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, और ईरान पर नाभिकीय हथियारों से संबंधित प्रतिबंधों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि सामान्य प्रकार। अर्थात जैसा कि मैंने बताया, जब अमेरिका बाहर हुआ तभी कई यूरोपीय देशों के लिए काफ़ी जो है कि डिलेमाइक कंडीशन क्रिएट हो गई। तो कई बार यह कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव में कुछ भी हो नहीं पाया, क्योंकि यूरोप के कई देश अमेरिका की जो नीतियां हैं उनसे खुश नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और समझिए कि इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है, इसलिए जो है कि क्या होगा, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होने के भी चांसेस है। तो इसलिए जब भी कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा, कितने साल के लिए लगाया जाएगा, उस पर कौन देश क्या स्टैंड लेगा, इनमें होने वाले चुनाव का भी क्या रहेगा, बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि ऐसा मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनकी यह जो है कि सत्ता से जा भी सकते हैं, तो कोई दूसरा अगर आएगा तो क्या लेकर, ईरान को लेकर क्या पॉलिसी रखता है, उसका भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। और ईरान ने जो है कि अब देखिए, ईरान पर इतने प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए और आरोप लगाए गए, तो ईरान ने जीसीसी के सभी आरोपों को खारिज किया है, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की इस गतिविधि को, अर्थात जो पत्र लिखकर इन्होंने कहा है कि प्रतिबंध बढ़ाया जाए, इसको गैर जिम्मेदाराना बताया है। इसके अलावा जीसीसी ने यह जो है कि इसके अलावा ईरान ने जीसीसी की आलोचना करते हुए कहा है कि यह जो जीसीसी के देश हैं, अर्थात गल्फ कोऑपरेशन के देश हैं, यह तो क्या करते हैं, हम पर कह रहे हैं कि परमाणु हथियारों पर जो है कि प्रतिबंध लगाया जाए, और ये दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के आयातक हैं, और ये सही भी है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा हमने पूरे घटनाक्रम में दो शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, वह है ईरान, तो हमने उसके विषय में जान लिया, और समझौते को समझिए थोड़ा सा, खाड़ी सहयोग परिषद अर्थात जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, फारस की खाड़ी से घिरे देशों का एक क्षेत्रीय समूह, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। इसकी स्थापना हुई थी 25 मई 1981 को। इसके 6 सदस्य देश हैं, कौन से, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, कतर और यूएई। इसका जो मुख्यालय है सऊदी अरब के रियाद में है, और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, वह अरबी है। इसकी स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य रखे गए थे वह क्या थे, पहला था सदस्य देशों में एकता लाने के लिए आपसी समन्वय और सहयोग बढ़ाना। दूसरा था सभी क्षेत्रों में सदस्य देशों के नागरिकों के बीच संबंध को मजबूत करना। तो इनका ये कहना है कि जो अभी हम हथियारों पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं, यह हम ज्वाइंट रूप से कर रहे हैं, और हम सभी इसको लेकर चिंतित हैं। हालांकि अब देखिए क्या हुआ है कि इन्होंने जो यूएनएससी को पत्र लिखा, उसमें तो दिखाया गया है कि हम एकीकृत हैं, हम जो है कि सभी ऐसा चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि वर्ष 2017 में यह जो जब से इसकी स्थापना हुई है, तो इसके जो देश हैं उसमें भी कोई बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी ना होने की वजह से एक घटना का जिक्र मैं करता हूं कि वर्ष 2017 में कतर संकट के दौरान बहरीन, मिस्र और सऊदी अरब और अमीरात ने कतर को क्या कर दिया था, इनसे अपने राजनीतिक संबंध क्या कर लिए थे, समाप्त कर लिए थे। और
ओमान एक देश है इसी ग्रुप का। ओमान क्या करता है, तेहरान और पश्चिमी दुनिया के बीच, अर्थात तेहरान मतलब ईरान की राजधानी आपको पता है, तो ओमान क्या करता है, तेहरान और पश्चिमी दुनिया के बीच एक वार्ताकार की भूमिका निभाता है, जिससे ओमान और ईरान के रिश्ते क्या हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यह जो प्रस्ताव लाया गया है खाड़ी सहयोग परिषद के द्वारा, संगठन के द्वारा, इसमें क्या है कि इसको तब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक रूस और ईरान भी चीन भी अपना समर्थन ना दे दें। दूसरा कि जब तक यह जो संगठन है ये भी अपने आप में क्या है, उलझा हुआ है, इसकी भी जो विजन है काफ़ी क्लियर नहीं है, और उसी के साथ साथ जो यूरोपीय देश हैं वो भी इसको लेकर बहुत मजबूत विल पावर नहीं रखते हैं। तो इस ऐसे में आगे आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर इस पर संयुक्त राष्ट्र जो है कि क्या डिसीजन लेता है, और जब जो भी डिसीजन लेगा उसको हम क्या करेंगे, आपके साथ अपडेट करेंगे। आई होप आप पूरे वीडियो को आप समझ पाए होंगे।